हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश कुमार। मैं आप सभी को सक्सेस टीडिया ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। आज का नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें एक के बाद एक वीडियो अपलोड किया जाएगा चैप्टर वाइज, और इसको चैप्टर वाइज प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसको खत्म किया जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास यानी बहुत पहले के इतिहास को, सबसे पहले के इतिहास को प्राचीन इतिहास कहा जाता है। और हम स्रोत के आधार पर प्राचीन भारत के जो इतिहास है इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। चलिए देखते हैं। स्रोत के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्ग है पूरा काल। पहला वर्ग पूरा ऐतिहासिक काल है। दूसरा वर्ग मध्य ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोत के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पूरा ऐतिहासिक काल, दूसरा मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पूरा ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पूरा ऐतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, यानी इस युग में जो बर्तन और हथियार बनाए जाते थे वह पत्थरों के बनाए जाते थे, इसलिए पूरा ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से या पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन जो ऐतिहासिक था इसे हड़प्पा युग के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा जो युग हम पढ़ते हैं वह मध्यकालीन ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। यह वैदिक सभ्यता से ऐतिहासिक काल वैदिक सभ्यता से आगे के सभ्यता को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। पूरा ऐतिहासिक काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, इससे केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त होता है और इसमें पत्थरों के औजार और बर्तन प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्राचीन भारत के इतिहास के भाग को पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जो कि पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसमें औजार और बर्तन भी जो हैं वो पत्थरों के बनाए जाते थे। मध्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा युग या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। मध्यकालीन जो ऐतिहासिक काल था
उसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में भी लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, जिसे जो लिखित साक्ष्य मिला है उसे पढ़ा भी जा सका है, जो कि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं कि अब पूरा ऐतिहासिक काल। आज का हमारा चैप्टर है पूरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहले पूरा ऐतिहासिक काल के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को पूरा ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को पूरा ऐतिहासिक काल का जनक माना जाता है। इसके बाद पूरा ऐतिहासिक काल को 1820 ईस्वी में जोगिन्सन थॉमसन के द्वारा पूरा ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़े कि इसका जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है, लेकिन 1820 ईस्वी में जोगिन्सन थॉमसन के द्वारा पूरा ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी पूरा काल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला वर्ग है पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, तीसरा है लोह युग। चलिए एक बार शुरू से रिवाइज करते हैं कि स्रोत के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा ऐतिहासिक काल, दूसरा मध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इसके बाद पूरा ऐतिहासिक काल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इसको रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी के लिए प्रयास किया था। इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को इसका जनक माना जाता है पूरा ऐतिहासिक काल का। फिर इसके बाद पूरा ऐतिहासिक काल को जोगिन्सन थॉमसन ने 3 वर्गों में विभाजित किया, जो कि एक को जानते हैं पाषाण काल, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लोह युग। अब बात आता है कि पाषाण काल किसे कहते हैं। तो प्राचीन भारत के वैसे काल जिसमें लोग केवल और केवल पत्थरों पर निर्भर करते थे, यानी पत्थरों के औजार और बर्तन बनाया करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कांस्य युग। इसमें पत्थरों के साथ साथ जब आदि मानव पत्थरों के साथ साथ कांस्य धातु का इस्तेमाल करने लगे तो उस युग को कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है लोह युग, यानी दोनों के साथ साथ आदि मानवों ने जब लोहा का इस्तेमाल करने लगे हथियार और औजार बनाने में, तो इस युग को लोह युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यह इम्पोर्टेंट है।
पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य काल और तीसरा है पाषाण काल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख बीसी से 10 बीसी। पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक के काल पीरियड यानी समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह इतिहास में सबसे लंबा समय है जो कि पूरा पाषाण काल में आदि मानवों द्वारा बिताया गया था। दूसरा मध्य पाषाण काल, यह 10,000 बीसी से मध्य पाषाण काल का जो समय था वह 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक के समय को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और नव पाषाण काल का जो समय था वह 1,000 बीसी, 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक के समय को नव पाषाण काल कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूजन वाला बात है कि 10,000 बीसी से मध्य पाषाण काल भी चालू हो रहा है और नव पाषाण काल भी 10,000 बीसी से चालू हो रहा है। इसका रीजन यह है कि दूगो जो कि दोनों युग यानी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों एक ही समय पर विकसित हो रहे थे। मध्य पाषाण काल वैसा क्षेत्र थे जिनमें लोह या अन्य धातुओं के बारे में नहीं था, तो वैसे काल को यानी उसका जो विकास था वह धीमी गति से था, उनको धातुओं के बारे में जानकारी नहीं था, तो वह मध्य पाषाण काल के नाम से उसे जाना जाता है। और नव पाषाण काल में तेजी से विकास हुआ। हाँ कि आदि मानव विकसित थे, वह और कई धातुओं के बारे में जानते थे, इसलिए उसे नव पाषाण काल कहा गया, जो कि 10,000 बीसी से ही स्टार्ट हुआ। यदि मध्य पाषाण काल भी 10,000 बीसी से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ कई दोस्तों को कंफ्यूजन हो जाता है बीसी और एसी में, तो आइए समझ लेते हैं। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और एसी मीन्स होता है ईसवी सन। ईसवी सन को एसी कहते हैं और ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं। तो नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी है, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए बारी बारी से पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव क्या चीज के औजार बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में भी वही बात और नव पाषाण काल में भी वही बात पढ़ेंगे कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में समय के साथ साथ क्या बदलाव आया। पूरा पाषाण काल कहने का मतलब है कि इसमें जो आदि मानव थे, पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह
आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में थे। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह आखेटक और खाद्य संग्रह के रूप में थे। आखेटक कहने का मतलब कि वह जो आदि मानव थे वह शिकारी थे, वह पूरी तरह से शिकार पर निर्भर करते थे, उनका मुख्य भोजन शिकार था, इसलिए उन्हें आखेटक कहा गया है। और खाद्य संग्रह के मतलब होता है कि वह एक जगह से दूसरे जगह खाद्य को स्टोर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए उन्हें खाद्य संग्रह कहा जाता था। एक जगह जब गए तो वहां जीव जंतु कम पड़ गए तो फिर वहां से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, इसलिए उन्हें खाद्य संग्रह कहा गया है। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज होता है, यानी आदि मानवों द्वारा आग का खोज पूरा पाषाण काल में ही किया जाता है। जो पत्थर से पत्थर टकराने से हुआ था, आदि मानव द्वारा पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया जाता है। हथियार बनाने में पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट और ब्लेड जैसी धातु का प्रयोग किया करते थे। आदि मानव के द्वारा पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट और ब्लेड जैसे धातु का प्रयोग किया जाता था बर्तन और औजार बनाने। यानी पूरा पाषाण काल में पशुपालन की जो प्रक्रिया है यह आदि मानव नहीं जानते थे। पशुपालन जो पशुपालन किया जाता है उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं था। अब आगे आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो आदि मानव थे वो मध्य पाषाण काल में भी आखेटक एवं संग्राहक के रूप में ही थे। जो आदि मानव थे वह पूरा पाषाण काल में भी आखेटक और संग्राहक के रूप में ही थे, और इसमें भी मध्य पाषाण काल में भी आदि मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में ही रहते हैं। लेकिन इसमें एक नया विकास होता है, इसमें आदि मानवों में एक नया विकास होता है, वह पशुपालन जो है वह सीख जाते हैं। आदि मानव द्वारा इस युग में पशुपालन की शुरुआत होती है। इस युग में कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया जाता है। मध्य पाषाण काल में जैसा कि हम पढ़े कि पशुपालन की शुरुआत हुआ तो उसमें कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। और इस युग में ही आग का उपयोग जो है वह संभव हो सका। हम लोग पढ़े कि आग का जो खोज है वह पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था, लेकिन उसका उपयोग आदि मानवों द्वारा नहीं किया जा रहा था। उसका उपयोग मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने सीखे। जितने भी घटनाएं वह आग का उपयोग मध्य पाषाण काल में संभव हो सका।
माइक्रोलिथ मीन्स होता है सूक्ष्म आकार के पत्थर। सूक्ष्म आकार के पत्थर का उपयोग मध्य पाषाण काल में किया जाता था और पूरा पाषाण काल में आदि मानवों द्वारा बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था औजार और बर्तन बनाने में, जबकि मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आदि मानव क्या थे क्या नहीं थे, चलिए आइए। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन का शुरुआत होता है। आदि मानवों द्वारा कृषि और पशुपालन को साथ साथ शुरुआत किया जाता है, जो कि पशुपालन की शुरुआत हम लोग पढ़े कि मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ कृषि का भी विकास पूरी तरह से विस्तृत हो चुका था। नवपाषाण काल में आदि मानव जो थे वह एक जगह पर रहना सीख गए थे। वह शिकार के लिए अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, खाद्य संग्रहण के लिए वह अलग अलग जगहों पर जाया करते थे, लेकिन यह दोनों चीज की पूर्ति होने के बाद वह एक जगह पर रहना प्रारंभ कर दिए थे। अस्थायी निवास की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। यानी हड्डी के साथ साथ स्लेट का उपयोग नवपाषाण काल में औजार और बर्तन बनाने के लिए प्रारंभ होता है। जो आदि मानव थे नवपाषाण काल के, वह स्लेट और हड्डी का उपयोग बर्तन और औजार बनाने में किया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार होता है। नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार होता है, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। चलिए, हो गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में थे। पूरा पाषाण काल में आग का खोज होता है। पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वह क्वार्टजाइट ब्लेड का उपयोग बर्तन और औजार बनाने में, इसमें पशुपालन की शुरुआत नहीं था। यानी पूरा पाषाण काल का जो समय था उसमें आदि मानव जो थे वह पशु को पालतू बनाने के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव थे वह आखेटक एवं खाद्य संग्रह के रूप में बने रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है और इसमें कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया जाता है। और आग का उपयोग, व्यवहारिक उपयोग, जैसा कि हम पढ़े कि आग का खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका उपयोग मध्य पाषाण काल में हुआ और इसमें माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत साथ साथ हुई और इसका विस्तृत रूप से इसका विकास हुआ। अस्थायी निवास की शुरुआत हुआ, स्लेट का उपयोग हुआ और पहिया का आविष्कार हुआ। ये जो हमारा पूरा चैप्टर था यह वर्गीकरण पर आधारित था और आगे के चैप्टर में हम वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जितना भी वेद है और उसके बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती है उस वेद से, इस बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो केवल वर्गीकृत पर आधारित है जो कि बेसिक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।